चलें ये एग्जाम्पल ना थोड़ी सी कर लेते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। पढ़ें ये सब, ये दो ही पॉइंट्स हैं बस। हाँ, इलस्ट्रेशन 1। हाँ यार ये थोड़ा सा रहता है मेरे ख्याल से। लगेगी 8% इसका तो डायरेक्ट बिजनेस इनकम टैक्स रहेगा। यार ये थोड़ा सा ये रहा, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। कुछ समझ आया इस केस में? पढ़ तो लिया लेकिन समझ कुछ नहीं आया। अच्छा, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 1,00,000 रुपए, और 25,000 रुपये उसको अदर टैक्सेबल अलाउंस है, तो 1,25,000 रुपये हो गई इसकी सैलरी पूरे साल महीने की। उसके बाद उसने लोन कितना लिया? 16 लाख रुपए। तो पहले तो ये बताएं कि ये 16 लाख रुपए कंसीडर होगा इस पॉइंट एच के अंदर या नहीं होगा? होगा, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा लोन है, वो पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब उसने 16 लाख रुपए लोन लिया, कितने पे लिया? 8% पे। इसको करते जाते हैं। आठ परसेंट 16 लाख का 8% कितना हो गया? कोई बताएगा? $128 होगा। और 10% कितना होता है? 1,60,000। सही है। तो टैक्सेबल बेनिफिट में कितना अमाउंट जाना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? अब अगर मैं इसकी टैक्स लायबिलिटी को देखूं, टैक्सेबल इनकम देखूं, तो बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपए और पूरे 12 महीने की 15 लाख कैसे हो गई? 12 लाख ना। और अलाउंस तो वो हो गया 2.5 और 3 लाख रुपए वो हो गया। उसके बाद आपका ये लोन का बेनिफिट 32,000 रुपये हो गया, तो ये हो गया 15,32,000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये 15,32,000 रुपये कैसे बना? ये 32,000, ये 25,000 रुपये अलाउंस है ना। ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, ये 25,000 रुपये, तो 12 महीने के 3 लाख रुपए होगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या किया है? अगला उसने किया इससे बिजनेस 16 लाख से, और रेवेन्यू कितना बना लिया उसने? यार ये अमाउंट कहीं हमने 16 लाख रुपए कम तो नहीं ली? नहीं, सही है, सही है, सही है।
अच्छा सही है, 19 लाख रुपए इसका रेवेन्यू हो गया। सर सिर्फ बिजनेस रेवेन्यू है ना? हाँ सही है, सेल है यानी कि, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 17 लाख। और उसमें इंटरेस्ट का जो है वो अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, सही है। अब मुझे आप बताइएगा, मैडम आपका क्या नाम है? नूरुलैन। नूर एन। तो नूर एन, आप ये बताएं कि ये इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, सेल 19 लाख रुपए हो गई, एक्सपेंडिचर 17 लाख रुपए हो गए। अब एक एक्सपेंस वो कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है एक्सपेंडिचर वो हुआ है 17 लाख रुपए का। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एक एक्सपेंस ही है, माइनस होना चाहिए उसको। तो अब वो कितना, क्या अमाउंट में लिखूं वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की मद में? इंटरेस्ट एक्सपेंस एक अदर एक्सपेंस है हमारे पास, वो माइनस करना है हमने यहाँ से, सही है। पूरा केस हमने बनाया है, उसने 16 लाख रुपए का लोन लिया है, उससे उसने बिजनेस किया है, 19 लाख रुपए सेल कर दिया उसने, 17 लाख रुपए उसने एक्सपेंस कर दिया। तो नेट नज़र आ रहा है कि उसने 2 लाख रुपए कमा लिए हैं, लेकिन उसने इंटरेस्ट भी पे किया है अपने एम्प्लॉयर को, सही है। इतना उसने इंटरेस्ट पे किया है जो लॉ ने बोला है कि 1,60,000 रुपये होना चाहिए। आप बताइए क्यों 1,60,000 रुपये होना चाहिए? हाँ, क्योंकि उसने इस अमाउंट में भी टैक्स पे कर दिया, तो हम 1,60,000 रुपये माइनस करेंगे यहाँ पे। तो हम अगर 1,60,000 रुपये माइनस कर देते हैं तो 40,000 रुपये ये इसने यहाँ पे कमा लिए अपने इस बिजनेस से, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट बिल्कुल बेहतरीन हो गया, क्लियर। अच्छा यहाँ पे देख लें, हमने इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, ये 6 महीने की बात कर रहा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। हमने इसको पूरा का पूरा कंसिडर किया, पूरे साल का। वो सारी बातचीत जो थी वो 6 महीने की थी, तभी ये इसने यहाँ पे ये 16,000 हमारे पास जो 32,000 आ रहा है ना, वो इसके पास 16,000 आ रहा है। वो ट्रीटमेंट इस तरह से होगा कि 6 महीने पे चल रहा होगा, डेट्स हमने देखी ही नहीं थी, और कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब ये प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि सैलरी की तरह की कोई चीज़, सैलरी के बिहाफ पे कोई चीज़ आपको मिलना। उसमें ही कुछ चीज़ें बता रहा है। सबसे पहला प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता ये है कि एक सर्टेन परसेंटेज आपकी सैलरी से कटता है, उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर आपके साथ कंट्रीब्यूट करता है, और वो एम्प्लॉयर के पास आपके पड़े होते हैं पैसे, वो उसको कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे रिस्क अवर्जन बहुत ही कम होती है, वहाँ पे वो उसको इन्वेस्ट करता है, और उसका जो बेनिफिट मिल रहा होता है वो आपके अकाउंट में डालता रहता है। तो ये होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का रूल भी बता देता हूँ ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए। जो भी आपकी सैलरी होती है, उसकी जो ग्रॉस सैलरी आपको मिल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए आपको मिल रहा है, तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी का बेसिक सैलरी जो होती है वो 66.66% होता है, सही हो गया। उस बेसिक सैलरी का 10% जो है वो एम्प्लॉय डालेगा, और 10% जो है एम्प्लॉयर डालेगा। तो अगर किसी की लाख रुपए सैलरी है तो 6,666 रुपये उसका एम्प्लॉय डालेगा, 6,666 रुपये उसके लाख रुपए में से कटेंगे, तो ये हो जाएंगे, हाँ, दोनों के मिला के 13,200 समथिंग हो जाएंगे। वो कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं भी बॉन्ड्स के अंदर कहीं पे भी बहुत ही सेफ सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे, और उससे एक इंटरेस्ट की अमाउंट जनरेट होती रहेगी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी, और जब आप छोड़ के जा रहे होंगे तो वो सारे के सारे पैसे आपको मिल जाएंगे।
ये होता है प्रोविडेंट फंड। तो इस तरह की जो भी ट्रीटमेंट है वो आपकी सैलरी का पार्ट होगी। अच्छा, ये होता है एक बेनिफिट है कि अगर आप जब कहीं पे छोड़ के जा रहे होते हैं, नहीं आपको निकाला जा रहा होता है ज़बरदस्ती, तो आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं कि आप खामोशी से चले जाएं, खामोशी से भी चले जाएं, और आपको अब 2-3 महीने 5 महीने तक जब तक नौकरी ना मिले तो कुछ आपका हिसाब किताब बना रहे, मसला ना हो आपको। तो ये टर्मिनेशन बेनिफिट होता है। अब अगर टर्मिनेशन बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे सपोज आपकी सैलरी थी साल की 25 लाख रुपए, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि भाई मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, या मैं अब आप मेरे काम के नहीं हैं तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। तो आपने बोला मैं प्रेस में चला जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे साथ मैं आग लगा लूँगा आपके ऑफिस के बाहर के लिए अपने आप को। बोला नहीं भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ और तुम तो है 4-5 महीने में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तो तुम 10 लाख रुपए ले लो और चले जाओ खामोशी से। अब आपको 25 लाख रुपए तो पहले मिले हुए थे, 10 लाख रुपए उसने दे दिया आपको एक और। अब आपकी इनकम कितनी हो गई उस साल की? 35 लाख रुपए। पहले आपको स्लैब लगता 25 लाख वाला, अब 35 लाख वाला। एक तो नौकरी भी गई हुई है, जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से भी टैक्स भी ज़्यादा कट रहा है, पुराने पैसों में से भी ज़्यादा कट रहा है, नए वालों में से तो कट ही रहा है। तो फिर आप बोलेंगे अब मैं FBR के दफ्तर के आगे आग लगा लूँ अपने आप को। तो FBR वाला बोला नहीं भाई तुम भी आग मत लगाओ। ये तो होती रहती है। निकाले थे बहुत सारे एक साथ, तो जब उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर दिया गोल्डन से समथिंग। हाँ ये हर जगह होता है। मैं अपनी कंपनी में 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह निकाल चुका हूँ, मतलब मेरी अपनी कंपनी नहीं है जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो हर बार मुझे लगता है ये मुझे बोलेंगे ये कवर खोदते हैं लिटा के देखो, अब बाहर आ जाओ। लगता है अब ये इसके बाद बोलेंगे चल भाई अब लेटे ही रहो, ऊपर से तुम्हारे ऊपर भी मिट्टी डाल देते हैं। 3 बार हो चुका है, अब देखो आगे क्या होता है। सबके फाइनल सेटलमेंट बना के ये वाला रूल मैंने बहुत यूज़ किया। तो भाई फिर वो FBI वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं। तो इस तरह की जब भी कोई सिचुएशन होगी तो फिर आपको वो कहता है FBR कि आप इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कंसिडर कर लें, जो आपको टर्मिनेशन बेनिफिट मिल रहा है। अब जो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं इस पर स्लैब का रेट अप्लाई नहीं होगा। आप पिछले 3 साल आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनी है, एक साल बनी 10,000, दूसरे साल बनी 15,000, तीसरे साल बनी 20,000, तो 20, 15, 10 कितने हो गए? 35 और 45, 45,000 रुपये हो गए। पहले साल की सैलरी थी 10 लाख, दूसरे साल की थी 12 लाख, तीसरे साल की थी 15 लाख। तो इन तीनों सैलरीज को प्लस कर लो, 10, 12, 22 और 15, 37। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 45,000 डिवाइडेड बाय 37 लाख, 1% का अमाउंट आ जाएगा। वो जो परसेंटेज आएगा वो 10 लाख पे अप्लाई कर लो, जो कि बड़ा मुनासिब नंबर बनता है। 3%, 4% ही बन रहा होता है। तो आप वो अमाउंट, उस एडिशनल अमाउंट के ऊपर सिर्फ वो टैक्स पे कर दें आप, और आप फिर जा सकते हैं। तो फिर अब आप आग नहीं लगाएंगे अपने आप को, थोड़ा सा अमाउंट दे देंगे उनको। तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है। ये मैंने अपनी आंखों से जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन देखी है अपनी कंपनी में, हमने सबको पैसे देते हुए यही रूल अप्लाई किया उनके साथ, तो बड़ा बेनिफिट मिल जाता है उनको। अच्छा, प्रॉफिट इन लिeu में अब बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एडिशनल चार्जेस लेते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल, कोई बहुत ही मुशक्क़त वाला काम हो, अब आपको कहा जाए कि भाई एफल टावर के ऊपर आपने सफाई करनी है ऊपर जाके, तो आप बोलेंगे भाई मैं मर जाऊंगा इतना ऊपर चढ़ के, कहाँ में जा आप लटका रहे हो। तो क्योंकि फिर इस तरह का आपने बोला कि सही है आप हमारे पास आ जाएं, आप CEO हैं यहाँ पे, आपको 50 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी है और आप 3 साल तक हमारे साथ हैं, बीच में भी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप हमें छोड़ेंगे ना, रिज़ाइन करेंगे, तो आप 3 साल तक कहीं और जॉब नहीं कर सकते। या हमारी स्पेसिफिक, अब फार्मा के अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सी है, तो 3 साल तक आप फार्मा के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं कर सकते।
अब वो जब है ही बंदा फार्मा का, फार्मा में CEO रहा 3 साल, तो अब वो फार्मा में 3 साल जॉब नहीं कर सकता, तो मतलब वो जॉब नहीं कर सकता 3 साल। बोलेगा ना भाई कुछ मुझे पैसे दो, इस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं तब साइन करूंगा जब मुझे आप 2-3 करोड़ रुपए दे दें, तो मैं साइन कर दूँ। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको पैसे मिल रहे हो, वो सैलरी का पार्ट होगा। यार ये क्यों टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया सारा? और ये पहले वाली PDF में भी ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा बीच में। यार इसको सही करो ना यार, सर एक सही कर देना, पीछे वाले सारे टेढ़े हुए थे। जुगाड़ लगाओ इसको, बिल्कुल एकदम ओके कर दो। अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान सोर्स सैलरी पे हम काफ़ी बात कर चुके थे, सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स पे भी हमने ऑलमोस्ट बात की है। टेढ़ा मेढ़ा हो गया यार। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ये जो मैंने चीज़ें थोड़ी सी स्किप की हैं, इसको रीड एक बार कर लीजिएगा। मैं उस पर बात कर चुका हूँ किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो आई सपोज कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली। अब उस पर हम टाइम ना लगाएं तो बेहतर है। अच्छा वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ये मजे की चीज़ है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया हुआ है, तो अगर उसने घर दिया हुआ है आपको और उसके रेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो उसकी रेंट की वैल्यू कम से कम 45% ऑफ आपकी बेसिक सैलरी से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए साल की, और जो घर आपको मिला हुआ है उसके साल का रेंट बनता है 2.5 लाख रुपए। आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि 10 लाख रुपए आपकी सैलरी है और 2.5 लाख रुपए इसको जो मैंने घर प्रोवाइड किया है उसके रेंट की अमाउंट 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए आप इसकी सैलरी में ऐड कर दो। तो लॉ कहता है, टैक्स वाला कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। 10 लाख रुपए सैलरी है और आपने इसको घर दे दिया, तो कम से कम 45% जो है इसकी बेसिक सैलरी का, वो मैं इसको घर के बेनिफिट में इसकी सैलरी में ऐड करूंगा। समझ आई बात? 10 लाख रुपए सैलरी है और घर मिला हुआ, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 14,50,000 रुपये कम से कम। सही है। लेकिन अगर 10 लाख रुपए सैलरी है और जो घर मिला हुआ है उसका रेंट साल का 5 लाख रुपए, तो फिर 5 लाख रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर? जो ज्यादा होगा मतलब एक तरीके से ये कि 5 हाँ यार 4.5 4.5 लाख लाख से कम तो 45% से कम तो है ही नहीं। आपको एक झुग्गी दे दी उसने कच्ची आबादी में, थोड़ा यहाँ पे रहो, फिर भी 4.5 लाख। तो 4.5 लाख रुपए में आपकी सैलरी में वो पड़ जाएगी आपको। अब जितना आपको टैक्स देना है उतना झुग्गी का आप खुद ले सकते हैं। गॉट इट? अच्छा अगर तो अब ये बात बताइएगा, आप बता दें इसमें, अगर तो वो घर आपको नहीं दे रहा, वो आपको कह रहा है कि भाई जाओ घर ले लो अपनी मर्जी का, जो तुम्हें पसंद आता है, 1 कमरे का लो, 10 कमरे का लो, मैं तुम्हें महीने के 25,000 रुपये दे दूंगा। अब तुमने 15,000 का घर लिया किराए पे या तुमने 50,000 का लिया, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या अमाउंट अपनी सैलरी में ऐड करेंगे? उतने ऐड कर देंगे। आप बताइए। सर जो आपने बात कही कि जो सैलरी में से जो हमारा 45% हमारी बेसिक सैलरी का जो अमाउंट होगा उसको हम देखते हुए फिर उसका ऐड करते हैं। आप बताइए, आप बताइए महिमा। 30% हो जाता है इसके बेसिक जो सैलरी का टोटल होता है उसका 30%। नहीं वो मुफस्सल एरियाज़ की बात है, उसको छोड़ दें आप। तो इसका फिर वही वाला नहीं ये हमने शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि अलाउंसेस जितने भी होंगे
उसमें कोई रूल नहीं है, जो भी अलाउंस मिल रहा है वो सीधा का सीधा पूरा का पूरा जाएगा। मैंने क्या अल्फाज बोले थे कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि आप घर लें, आप फुटपाथ पे रहें, आप 1 लाख रुपए का घर लें, मेरे से हर महीने 25,000 रुपये ले लीजिएगा, तो ये क्या हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। तो इन दैट केस होल ऑफ द अमाउंट गोज इनटू योर सैलरी, वॉट एवर यू विल गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। तो आपको इसमें ये 45% ऑफ MTS मिनिमम स्केल वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करना, कोई साइंस नहीं लगानी, अलाउंस का वर्ड यहाँ पे आ जाए वहाँ पे वो पूरा अमाउंट उठा के आपने सैलरी के अंदर ऐड कर देना। मेडिकल अलाउंस के अलावा, मेडिकल पे थोड़ी सी चेंजेस है। हाँ वो 10% है और चेंज है। जी बताएं, बोले बोले। अच्छा हाँ वो तो आएगी, अभी बात करते हैं। अच्छा इसमें एक और बात है, अगर तो अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है मुफस्सल एरियाज़ के अंदर, जो कि हमारे ये जो आप बनना चाहते हैं CSP, उनको उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। अब कोई चीचू की मलिया में पोस्टेड होगा कोई साहब असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो बेचारे पहले ही इतने परेशान होंगे, ये कहाँ मुझे इतने रिमोट एरिया में भेज दिया। तो इस केस के अंदर जो उनको घर मिला होगा उसमें ये 45% वाला रूल 30% पे आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा उनको बेनिफिट दिया जाएगा। सिर्फ ये गवर्नमेंट के लिए, ऑफिसर्स के लिए नहीं है। अब अगर कोई हब प्लांट के ऊपर, वैसे हब तो नहीं आता मुफस्सल एरियाज़ के अंदर, कोई बहुत इंटीरियर सिंध के अंदर कोई फैक्ट्री लगी हुई है और वहाँ पे उसको पोस्ट कर दिया गया है, वो वहाँ पे हाँ थर पारगर पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का और वहाँ पे उसको भेजा गया है और वहाँ उसको कोई घर वर दिया गया है रहने के लिए, वो 30% हो जाएगा। अच्छा कन्वेंस का रूल है, वो है कि अगर तो आपको गाड़ी मिली हुई है ऑफिस की तरफ से और वो पूरी आपके लिए है, आपके घर वाले उस पर झूले झूल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार जो है वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। और अगर पार्टली ऑफिस के काम के लिए और पार्टली आपके पर्सनल यूज़ के लिए तो 5% हो जाएगा। तो सर में कॉस्ट जो है ये पर ईयर जो डेप्रिशिएट होगी, तो फिर कॉस्ट कौन सी कैलकुलेट करेंगे उसको हर साल? डेप्रिशिएट होना तो तुम्हारा काम नहीं है ना, वो तो कंपनी की कार है ना, अच्छा, तो वो डेप्रिशिएशन एक्सपेंस पे अपना डाल रही तो होगी। वो खुद ही आपको उसका 10% लगा रही होगी हर साल में? वो तो डेप्रिशिएशन रेट गिवन होता है ऑर्डिनेंस के अंदर व्हीकल्स का, वो जो रेट उस वक्त के ऑर्डिनेंस में गिवन है वो उसको चार्ज करेगी और अपने फाइनेंशियल्स में से माइनस कर देगी। तुम उसको ऐड करोगे अपनी, मतलब तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है ना, एक कार यूज़ कर रहे हो तुम, तो 10% उसकी कॉस्ट तुम अपने पास अपनी टैक्स सैलरी के अंदर ऐड कर दो। नहीं नहीं, जो उसकी कैरिंग अमाउंट होगी, हाँ बुक वैल्यू कह लो, कैरिंग अमाउंट तो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी, जो कैरिंग अमाउंट है उसकी बुक वैल्यू जो है, जो उसकी कॉस्ट है वो ली जाएगी इस पर्पस के लिए। अच्छा जी, ये लीज वाली बात बताने की ज़रूरत है। लीज समझते हैं आप लोग, 2 तरह की लीज होती है, फाइनेंस लीज, ऑपरेशनल लीज। ऑपरेशनल लीज में एसेट आपको ट्रांसफ़र नहीं होता, फाइनेंस लीज में आपको एसेट उसकी लाइफ कंप्लीट होने पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसमें वो सेग्रीगेशन नहीं कर रहा, वो इतनी सी बात बोल रहा है कि अगर आपने लीज पे ली है तो लीज में ये होता है, IFRS 16 इसको एक्सप्लेन करता है लीजेस को। चले खैर उसमें नहीं जाते। फाइनेंस लीज के अंदर, बल्कि दोनों लीजेस के अंदर, जो लेसी होता है, मतलब जो ले रहा है, एसेट ले रहा है, उसकी बुक्स पे एसेट पूरा का पूरा कॉस्ट पे होता है और लेसर के पास नहीं होता।
ऑपरेशनल के केस में दोनों के पास होता है। तो प्रॉब्लम ये आएगा टैक्स वाले को कि उसकी कॉस्ट जो है वो कंपनी की बुक्स के अंदर अवेलेबल कुछ केसेस में नहीं होगी, तो कॉस्ट उसकी एसर्टेनेबल नहीं है, रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है वहाँ पे। तो उस केस में वो कहता है कि अगर लीज वाला एसेट है, कंपनी ने लीज पे लिया और आपको दे दी गाड़ी, तो फिर आप उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी उस कार की, उसका 5% और 10% का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? इसको बिल्कुल आसान करें। लीज का वर्ड यूज हो गया तो आप क्वेश्चन में ढूंढना शुरू कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू की अमाउंट। नहीं गिवन तो आप फिर उसको एक नोट लिख के बोल देंगे कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। गिवन नहीं है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो इसकी कॉस्ट है वही इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो मैं उसी के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। कॉस्ट तो दी हुई होगी। या अगर दोनों दी हुई है तो फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे अगर लीज का वर्ड यूज हुआ है। जैसे कि ये कन्वेंस का जो टैक्स होता है वो हर ईयर जाता है या फिर जिस एट द टाइम परचेज एक दफ़ा पे करेंगे फिर कन्वेंस का टैक्स समझा नहीं मैं, आप इससे अलावा कोई बात कर रहे हैं? इसी पे बात कर रहे हैं कि आपको कार मिल गई, हाँ, उस कार मिल गई आपको उसके 30 लाख की कार है, 20 लाख की कार है। आपको उस पर पहले ईयर 10% दे दिया। नहीं 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 नहीं, आप इसको समझे नहीं। वो 10% जो अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी के अंदर ऐड होगी। तो बात सही है, वो जो टैक्सेबल सैलरी है वो जो ऐड करेंगे, आपने पहले ईयर वो 10% ऐड कर दिया हुआ, तो ज़रूरी है कि नेक्स्ट ईयर भी अगर गाड़ी कंपनी ने दी हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी 10% ऐड करेंगे। फैसिलिटेट हो रहे तो दे दे। हाँ, हर साल आप अपनी टैक्सेबल सैलरी के अंदर उसको ऐड करेंगे। उस साल नहीं करेंगे जिस साल गाड़ी आपसे ले ली गई, या अगर 6 महीने दी और 6 महीने ले ली तो फिर आप उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे 10%। अच्छा, अगर ओल्ड कार होगी तो भी, अगर ओल्ड कार होगी, ये ई वाला पॉइंट देखें, पढ़ लें यार, मैं थोड़ा गला भी थक गया। तो 5% 10% 10 लाख का लगाएंगे ना, तो फेयर मार्केट वैल्यू। नहीं 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 नहीं, उसने क्या बोला, और से पढ़े। कार जो है 3 साल पुरानी, 3 साल पुरानी है, 15 लाख रुपए की ली थी उसने, फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए की हो गई, देन तो ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। पुरानी भी होगी, ओरिजिनल कौन सी है उसकी, 15 लाख रुपए, जो कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ी है उसी का अमाउंट लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अगर उसने आपको रेफ्रिजरेटर, टीवी, अभी हमने 2 चीज़ें, घर और कार का तो स्पेसिफिक रूल पढ़ लिया। हाँ, और कार के केस में अब फिर आप बताइएगा। अगर तो नहीं, पहले आपने गलत बताया था ना। अगर उसने आपको 20,000 रुपये दे दिए, उसने बोला यार जो गाड़ी वाड़ी यूज़ करनी है सब करते रहो, तो फिर आप ये 5% 10% वाला कुछ गिमिक करेंगी, अलाउंसेस में आ जाएगा। ठीक हो गया? अब ये पक्का याद हो गया अलाउंसेस वाला चक्कर। अच्छा, अब अगर उसने आपको कोई एसेट दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी, कोई भी चीज़ दी हुई है यूज़ करने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने, तो आप उस एसेट की जो डेप्रिसिएशन आपका एम्प्लॉयर अपनी बुक्स में चार्ज कर रहा होगा, वही अमाउंट आप अपनी टैक्सेबल सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे। ये सबसे सिंपल है, आप यूज़ कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन आपका बेनिफिट है। उसका वो तो एक्सपेंस आउट कर रहा है तो आप उसको बेनिफिट लेंगे। गॉट इट?